प्रक्षेपण विधियाँ, ये एक अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं। इसमें परीक्षार्थी के समक्ष उत्तेजित उद्दीपक दिया जाता है, उसके व्यवहार, रुचियों, आदतों व आवश्यकताओं की जानकारी होती है। इसके अंतर्गत निम्न विधियाँ शामिल की गई हैं, जैसे फर्स्ट शब्द साचार्य विधि, सेकंड है मुक्त साचार्य विधि, थर्ड है आंशिक साचार्य विधि, फोर्थ है नियंत्रित साचार्य विधि, फिफ्थ है चित्र साचार्य विधि, सिक्स है रचना तकनीक, सेवंथ है पूर्ति तकनीक, आठ है कर्म तकनीक, नाइन्थ है अभिव्यक्ति तकनीक, 10 नंबर है वाक्य पूर्ति परीक्षण, 11 नंबर है प्रेसी की क्रॉस आउट परीक्षा, 12 नंबर खेल प्रणाली, फिर है 13 नंबर चित्र कहानी बनाओ परीक्षण, फिर है 14 नंबर सौंधी परीक्षण, 15 है होल्जमैन सही के धब्बों का परीक्षण, 16 नंबर है पोड़ बोध परीक्षण, 17 है मोजेक परीक्षण, 18 है मनुनाट्य विधि, 19 नंबर है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, 20 नंबर है बाल बोध परीक्षण, फर्स्ट है शब्द साचार्य विधि। इसमें है यह विधि देने वाला व्यक्ति गाल्टन था। इस विधि में 50 से 100 शब्द होते हैं। बालक उन शब्दों को बोलता है और उसके द्वारा बोले गए शब्दों की प्रतिक्रिया का मापन किया जाता है। फिर है वाक्य पूर्ति विधि। इसमें है वाक्य पूर्ति विधि में यह विधि 1930 में एबिंगहॉस, पाइन व टेलर द्वारा प्रचलित है। इस विधि में बालक के समक्ष एक अधूरा वाक्य दिया जाता है जिसे बालक को पूरा करना होता है। उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, जैसे यदि मैं ... मैं पर्सन होता हूँ जब ... यदि मेरी ... थर्ड है इंक ब्लॉक टेस्ट या सही धब्बा परीक्षण। प्रतिपादक है हरमन रॉय, स्विट्जरलैंड। 1921 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं, 5 कार्ड काले रंग के, 2 कार्ड काला लाल रंग के, 3 कार्ड विभिन्न रंगों वाले होते हैं। कार्डों के चित्रों के आधार पर बालक को कहानी लिखने को कहा जाता है। इस आधार पर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। इस सिद्धांत व इस विधि की सहायता से बालक में समायोजित संवेग, रुचि, विचार व अभिवृत्तियों आदि का मापन किया जा सकता है। इस विधि में जो कार्य दिए जाते हैं अस्पष्ट अर्थहीन होते हैं। यह विधि मानसिक रोगियों एवं मंदबुद्धि बालकों हेतु उपयोगी है। सही धब्बा परीक्षण में प्रयुक्त कार्ड, जैसे ये इसकी पिक्चर है कार्डों की। फिर है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, TAT। प्रतिपादक है मूरे व मॉर्गन। इस विधि में 31 कार्ड होते हैं, 10 पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए और 10 दोनों के लिए समान होते हैं। एक कार्ड सादा होता है। एक व्यक्ति को अधिकतम प्रयोग हेतु 20 कार्ड दिए जाते हैं, जिसमें 19 कार्ड पर चित्र बने होते हैं तथा एक कार्ड सादा होता है। चित्रों के आधार पर कहानी लिखने को कहा जाता है। यह विधि भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि है। यह 14 वर्ष से अधिक उम्र हेतु उपयोगी है। इस विधि में दिए जाने वाले कार्ड दैनिक जीवन की घटनाओं से संबंधित होते हैं। इस विधि में व्यक्ति द्वारा कार्ड के आधार पर कहानी लिखनी होती है तथा कहानी के आधार ही निष्कर्ष निकाला जाता है, जैसे कि इसका ही दे रखा है ग्राफ। फिर है बाल प्रसंगात्मक परीक्षण, CAT। प्रतिपादक है लियोपोल्ड बेलक।
या सोरेल बैलक। इसमें 10 विदेशी पशुओं के चित्र वाले कार्ड होते हैं। यह विधि भारत में परिचित नहीं है क्योंकि इस विधि कार्ड पर बने चित्र विदेशी जानवरों के होते हैं, जिससे भारतीय परिप्रेक्ष्य में रहने वाले बालक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते हैं। 3 से 30 वर्ष के बालकों के लिए श्रेष्ठ है। इसकी सहायता से बाल अपराध, संवेग आदि का मापन किया जाता है। 6 नंबर मनोविश्लेषणात्मक विधि। यह विधि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रचलित है। इस विधि के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग हैं। फर्स्ट है चेतन, सेकंड है अर्धचेतन, थर्ड है अचेतन। मस्तिष्क का 1/10वां भाग चेतन होता है, जबकि 9/10वां भाग अचेतन होता है। मनुष्य की जो इच्छाएं अधूरी रह जाती है वे अर्धचेतन मस्तिष्क से होते हुए अचेतन मस्तिष्क में चली जाती हैं। चेतन एवं अचेतन के मध्य वैचारिक संघर्ष के कारण मनुष्य के व्यवहार एवं व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अतः इस विधि के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। इस विधि के 2 प्रकार हैं। फर्स्ट है स्वतंत्र साचार्य विधि, नार्को पॉलीग्राफिक टेस्ट, स्व विश्लेषण विधि। फिर इसमें व्यक्ति भिन्नताएं। फिर प्रत्येक व्यक्ति अपनी शारीरिक संरचना, संगठन, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों, योग्यताओं के आधार पर पर्याप्त भिन्नता ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती हैं। जेम्स ड्रेवर के शब्दों में कोई भी 2 व्यक्तियों का एक समान न होना ही व्यक्तिगत भिन्नता है। सर्वप्रथम फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शोध कार्य प्रारंभ किए गए। व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए शिक्षा, भिन्न पाठ्यक्रम, कक्षा का आकार सीमित होना। थर्ड है भिन्न शिक्षण विधियाँ। फोर्थ है शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन। व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित शिक्षण विधियाँ। फिर है डाल्टन योजना। इसके है कुमारी हेलन पार्क हस्ट। फिर है प्रोजेक्ट योजना किलपैट्रिक। व्यक्तिगत अनुदेशन विधि फ्रेड एस केलर। बिने टका योजना कार्लटन वासबर्न। एक्टिविटी प्रोग्राम। 6 है कंटेंट पद्धति। विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताएं। विशिष्ट बालक का वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। विकलांग बालक, सेकंड है प्रतिभाशाली बालक, थर्ड है पिछड़े बालक, फोर्थ है सुविधा वंचित बालक। फर्स्ट है विकलांग बालक। नेत्र संबंधी समस्याओं से ग्रस्त बालक, कान से ग्रस्त, वाणी संबंधी विकलांगता व अन्य शारीरिक विकलांगता। मुख बधिर बालकों के लिए औसत अध्ययन विधि, जिनमें जेना विधि, नीसी विधि, मूलर बेले विधि काम में ली जाती हैं। विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था। फर्स्ट है विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम, विशिष्ट शिक्षण विधियाँ, योग्य व 10 अध्यापक। फिफ्थ आवासीय विद्यालय, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन, सहानुभूति। फिर प्रतिभाशाली बालक बुद्धि लब्धि 140 या इससे ऊपर होती है। कोले सैनिक के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उस बालक के लिए किया जाता है जो अपने आयु स्तर के अन्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ और समाज को विशिष्ट योगदान देने वाला हो। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। फर्स्ट है शारीरिक विशेषताएं। जन्म के समय 1.5 इंच लंबाई ज़्यादा होती है। बोलना व चलना जल्दी प्रारंभ करते हैं। मानसिक योग्यताएं, स्मरण शक्ति, अवधान क्षमता
उच्च बुद्धि लब्धि, संवेगात्मक परिपक्वता, निर्देशन की कम आवश्यकता, नेतृत्व क्षमता अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालकों की समस्याएं: पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, शैक्षिक समस्या, धीमी गति से प्रगति। प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था: सामान्य रूप से कक्षा उन्नति, विस्तृत पाठ्यक्रम, फिर थर्ड विशेष कक्षाओं का आयोजन, व्यक्तिगत शिक्षण, यह वाचनालय व पुस्तकालय की व्यवस्था, विशिष्ट शिक्षण विधियों का प्रयोग, योजना विधि, शैक्षिक भ्रमण, अवकाशकालीन विशेष कक्षाओं का आयोजन। पिछड़े बालक: बुद्धि लब्धि 85 या उससे कम। बटर के अनुसार पिछड़े बालक वे हैं जो आपके समायोजन करने में असमर्थ होते हैं। पिछड़ेपन के प्रकार: व्यक्तिगत पिछड़ापन, सामूहिक पिछड़ापन, सामान्य पिछड़ापन, फोर्थ विशिष्ट पिछड़ापन। फिर पिछड़े बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था। फर्स्ट है विशेष विद्यालयों की स्थापना, छोटे शहरों में शिक्षा, व्यक्तिगत ध्यान, रुचियों के अनुसार शिक्षण व्यवस्था, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, योग्य एवं दक्ष अध्यापक। बाल अपराध: 18 वर्ष तक की आयु के वे बालक जो किसी सामाजिक, नैतिक या कानूनी नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। बाल अपराध के प्रकार: यौन अपराध, चुनौती देने वाली प्रवृत्ति। फिर है चुनौती देने वाली प्रवृत्ति, इसमें है लड़ाई झगड़ा करना, चोरी करना, स्कूल की संपत्ति नष्ट करना, दीवारों पर अवांछनीय चित्र बनाना, धूम्रपान करना, पीड़ा पहुंचाना, पलायनवादी, सेखी बागा रना, मापक पदार्थों का सेवन करना, निरुद्देश्य भ्रमण करना, जेब तलाशी करना, बिना टिकट यात्रा करना, आपराधिक प्रवृत्ति का होना। बाल अपराध के कारक: फर्स्ट है आनुवंशिक कारक, मीसोमोर्फिक श्रेणी के लोग, निम्न बुद्धि या माता पिता की निम्न बुद्धि लब्धि वाले बालक, क्रोधी, संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक। सेकंड है वातावरणीय कारक, घर का वातावरण, पड़ोस का वातावरण, विद्यालय का वातावरण। थर्ड है मनोवैज्ञानिक कारक, हीनता या असुरक्षा की भावना, कुंठा की प्रवृत्ति, मानसिक रोगी, दमित प्रवृत्तियाँ, आत्मसम्मान का अभाव, काम शक्ति की तीव्रता, भयग्रस्त जीवन। अपराधी बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था: विद्यालय व घर के बीच में समन्वय, पुस्तकालय व वाचनालय की व्यवस्था, सुप्रशिक्षित अध्यापक, अच्छा वातावरण, मनोरंजन के साधन, प्रेम व सहानुभूति। बाल अपराध के लिए उपचारात्मक विधियाँ: फर्स्ट है निर्देशित विधि, कार्ल रोजर्स। सेकंड है समाजमिति विधि, J.L. मोरेनो। खेल विधि, मनोअभिभव विधि, मनोघात विधि। फिर बाल अपराधियों के लिए भारत में ब्रोस्टल संस्थाएं कार्यरत हैं यहाँ पर इनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। यह संस्थाएं भारत में पालकोट चेन्नई, बहरामपुर पश्चिम बंगाल, धारवाड़ महाराष्ट्र तथा मैसूर में कार्यरत हैं। विशिष्ट बालक वे बालक जो सामान्य बालक की अपेक्षा कुछ अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं, विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। इन बालकों की योग्यताओं क्षमताओं का विकास करने के लिए विद्यालय गतिविधियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। फर्स्ट है प्रतिभाशाली बालक। इन बालकों की बौद्धिक क्षमताएं तथा योग्यताएं सामान्य बालक की अपेक्षा अधिक तीव्र होती है। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण:
फर्स्ट है बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। एक समय में एक से अधिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इनकी रुचियां तथा जिज्ञासा व्यापक होती हैं। ये अपने स्तर के पाठ्यक्रम को बिना किसी सहायता के पूरा कर लेते हैं। नवीन खोज करते हैं। फिर 6 नंबर, अपने से उच्च स्तर की समस्याओं का स्वयं समाधान कर लेते हैं। अध्यापक तथा विद्यालय द्वारा इन बालकों के लिए किए जाने वाले उपाय। फर्स्ट, अध्यापक इस प्रकार के बालकों के लिए इनके स्तरानुसार अतिरिक्त कार्य का चुनाव करके इन्हें उपलब्ध कराए, जिसका समाधान ये अपने स्तर पर कर सकें। सेकेंड है, प्रत्येक विद्यालय में प्रक्रिया खोज परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों का चयन करके इन्हें अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। थर्ड, विद्यालय समय सारणी में इस प्रकार के बालकों के लिए अतिरिक्त कालांश की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस समय पर इन्हें मार्गदर्शन देकर इनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। फोर्थ, विद्यालय में व्यक्तित्व नेतृत्व व परामर्श व्यवस्था होनी चाहिए। फिफ्थ है, इस प्रकार के बालकों को कक्षा में कर्मोन्नति प्रदान कर देनी चाहिए। फिर इसमें प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने की सर्वश्रेष्ठ विधि अनुसंधान विधि है। प्रतिभाशाली बालकों को चिंतन स्तर का शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। पिछड़े बालक वे बालक जो अपनी आयु स्तर से एक स्तर नीचे के कार्यों को अच्छी तरह से संपन्न नहीं कर पाते हैं। पिछड़े बालकों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। सामान्य पिछड़े वे बालक जो अपने पाठ्यक्रम के अधिकांश विषयों में कम अंक अर्जित करते हैं। वे बालक सामान्य पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। थर्ड है, सामान्य पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि 85 के आसपास होती है। ये बालक लंबे समय तक किसी विषय वस्तु का अध्ययन नहीं कर सकते। इन्हें जटिल विषय वस्तु समझ में नहीं आती है। इनकी जिज्ञासा एवं रुचियां कम होती हैं। ये किसी समस्या का सरलता से समाधान नहीं कर पाते। अध्यापक तथा विद्यालय द्वारा इन बालकों के लिए किए जाने वाले उपाय। फर्स्ट है, विद्यालय में कालांश की अवधि छोटी होनी चाहिए, 15 से 20 मिनट। सेकंड है, इस प्रकार के बालकों के लिए समूह शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर विद्यालय में हस्तलिखित पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर विद्यालय में हस्तलिखित पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार के बालकों के लिए विद्यालय में व्यक्तिगत निर्देशन तथा परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। विशिष्ट पिछड़े बालक। फर्स्ट है, वे बालक जो अपने पाठ्यक्रम के कुछ विषयों में कम अंक अर्जित करते हैं, विशिष्ट पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। सेकंड है, इस प्रकार के बालकों को निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से पता लगाकर इनकी समस्याओं के समाधान का समुचित प्रयास करना चाहिए। फिर थर्ड है, विद्यालय में अधिकांश बालक विशिष्ट पिछड़े होने पर इन बालकों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। फोर्थ है, कुछ बालकों के विशिष्ट पिछड़े होने पर उनके लिए व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। शारीरिक पिछड़े बालक। वे बालक जो शारीरिक अंगों में कमी तथा ज्ञानेंद्रियों दोष के कारण सामान्य बालक की अपेक्षा पिछड़े होते हैं, वे शारीरिक पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। सेकंड है, इस प्रकार के बालकों को समायोजन की समस्या आती है, अर्थात इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ये समायोजन नहीं कर पाते। ये मानसिक द्वंद्व के कारण विद्यालय से पलायन कर जाते हैं। अध्यापक को इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करके इनके साथियों के विचारों में परिवर्तन करके इन्हें समायोजित करने का प्रयास करना चाहिए। मानसिक पिछड़े बालक। वे बालक जो सामान्य बालक की अपेक्षा मानसिक रूप से अत्यधिक विकसित होते हैं।
मानसिक पिछड़े बालक की श्रेणी में आते हैं। सेकंड है, इस प्रकार के बालकों को इनके लिए निर्मित अतिरिक्त विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहिए। समस्यात्मक बालक, वे बालक जो सामान्य बालक की अपेक्षा अत्यधिक असमानता दर्शाते हैं, समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। आक्रामक बालक, ये उद्दंड स्वभाव के होते हैं, कक्षा में कानाफूसी करते हैं। फिर है अभद्र भाषा का प्रयोग करना, बड़ों का सम्मान नहीं करना, विद्यालय सामग्री नष्ट करना, चोरी करना, धोखा देना, झूठ बोलना, कक्षा से पलायन कर जाना इन्हें अच्छा लगता है। नोट: आक्रामक बालक अपराधी नहीं होते, परंतु सही समय पर उनकी आक्रामकता का समाधान नहीं करने पर अपराधी प्रवृत्ति धारण कर लेते हैं। इस प्रकार के बालकों का जीवन इतिहास विधि के माध्यम से अध्ययन करके इनके व्यवहार में पाए जाने वाले अज्ञात आशंका के कारणों का पता लगाकर इनकी समस्या को दूर करना चाहिए। विद्यालय स्तर पर इन बालकों की समस्याओं के समाधान का सर्वोचित उपाय इनकी शक्ति का सदुपयोग है।